कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। Welcome to Kitabnama Books and Beyond. Today we'll be in conversation with the legendary Hindi writer Vinod Kumar Shukla and his translator Dr. Sati Khanna. Welcome both of you. शुक्ला जी, इस उपन्यास से पहले की बात करते हैं, उससे बहुत पहले की। आप चूँकि आप कवि और उपन्यासकार दोनों हैं, कविता पहले आई या उपन्यास? ये बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन तब भी कविता लिखना मैंने पहले शुरू किया, लेकिन कविता पहले प्रकाशित नहीं हुई। कहानी लिखना मैंने बाद में, लेकिन वो प्रकाशित पहले हुई। तो सामान्य तौर पर जो पहले प्रकाशित हो जाती है उसको लोग पहला मानना शुरू करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं कवि पहले हूँ, बाद में बात का गद्य लेखक। और आपके उपन्यासों में कविता का मूड रहता है? कविता से मैं कभी अलग नहीं हुआ। असल में जो गद्य है उसको भी मैं कविता के लिए एक खनन प्रक्रिया मानता हूँ। जब भी मैं गद्य लिखता हूँ मुझे कविता मिल जाती है, और चूँकि कविता गहराई में मिलती है तो मुझको ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा गद्य लिख लूँ तो मुझे एक कविता मिल जाएगी, और सच में ऐसा होता है। How do you translate, how do you approach the poetry in his work, in his prose? Yeah. I'm just drawn to the poetry to begin with. Prose is a simpler element devoid of music and possibilities and illusion. So I would say in my case the honey to which I'm drawn is the poetry and the music. That's for me the natural relation. And if I find prose, which his isn't, but if I find that it's inert or factual or practical, then I have a fumbling interest in it. Dr. Khanna, as his translator, how do you approach the poetics of his work? How do you translate the poetry in his prose? Translating another personality to one's own is that kind of enterprise. Another person with their own eyes, look, rhythm, thoughts. So there's that. There's how do you take the beat, the tal of somebody and understand it yourself. The other matter is more difficult. Obviously, say our language is Hindi, is fantastic for subtleties of awareness or interior experience. And English is fantastic for descriptions of the material world, the touch, smell, sight. So it's the game, you get to know somebody and you're really playing it. How must they construe the world? And you take a thunky language like English and you try and pour this music into it. And you think, well, how do you make music with thunk? That's my view. शुक्ला जी, खिलेगा तो देखेंगे के बारे में बात करते हैं। ये शीर्षक कहाँ से आया? इस किताब का पहला अंश भोपाल से निकलने वाली अशोक वाजपेयी के संपादन में पूर्वग्रह में प्रकाशित हुआ था। शीर्षक देना, नाम देना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और वैसे अपनी कविताओं में मैं शीर्षक कभी नहीं देता। एक तो इसलिए कि शीर्षक मुझको हमेशा कविता से कुछ ऊपर अलग एक कटे हुए सिर के समान मुझे लगता है, और होता यह है कि शीर्षक देने के बाद में
आदमी में तरह तरह के पूर्वग्रह शीर्षक को लेकर के पहले हो जाते हैं, खासकर कविता में, क्योंकि कविता संक्षिप्त होती है और शीर्षक जो है कविता को बहकाने का काम, उसके अर्थ लेने में पाठकों को होता है। ये लोग उस शीर्षक को कविता के अर्थ में घटाने की कोशिश करते हैं। तो जब इसका एक अंश प्रकाशनार्थ पूर्वग्रह में जब मैंने भेजा तो संपादकों में से किसी ने इसका नाम खेलेगा तो देखेंगे रख दिया। दरअसल ये खेलेगा तो देखेंगे ये उस उपन्यास का ही शब्द है जिसे उठाकर शीर्षक के रूप में रख दिया गया और ये शीर्षक बहुत अच्छा लगा और ये फिर शीर्षक रहा आया। तो जब कविता छपी थी उसका नाम बिग लॉकअप नहीं था या छोटा लॉकअप नहीं था? नहीं, यानी जब कहानी छपी थी एक अंश शायद और भी प्रकाशित हुआ था जो थाना शीर्षक से प्रकाशित हुआ था जी। तो ये उसी का एक टुकड़ा है। ये तो ये एक चैप्टर छपा था, एक चैप्टर, एक छोटा सा टुकड़ा तो उपन्यास का। कहानी थी पहले या आपने सोचा था कि ये उपन्यास? नहीं, मुझे दरअसल ये जो दोनों उपन्यास हैं मैंने इसे निराला सृजन पीठ में रहते हुए सन 94 से सन 1996 तक मैं वहाँ पर था भोपाल में और मुझे केवल लिखने का काम वहाँ करना था। 2 वर्ष के लिए मैं था और मैंने 2 उपन्यास लिखे। एक तो दीवार में एक खिड़की रहती थी और चूँकि ये पहले लिखा गया, नहीं ये बाद में लिखा गया, और खिलेगा तो देखेंगे ये पहले लिखा गया। लेकिन दीवार में खिड़की रहती थी पहले प्रकाशित हुई और खिलेगा तो देखेंगे बाद में प्रकाशित हुई। दरअसल खिलेगा तो देखेंगे मुझे एक त्रासदी का उपन्यास लगा। मैं अपने परिवार, अपने बच्चों से दूर इस उपन्यास को लिखने बैठा और एक बड़ा घर मुझको रहने के लिए दे दिया गया था। इस उपन्यास को लिखते समय मैंने अपने घर में परिवार की तरह इसी उपन्यास के लोगों को पात्र के रूप में मैंने इकट्ठा किया और फिर ये 2 उपन्यास खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में खिड़की के बाद फिर ये इस तरह से ये उपन्यास बना। शुक्ला जी, आपके लेखन के बारे में कहा जाता है कि वो जादुई यथार्थवादी है, मैजिक रियलिज्म है। सती खन्ना जी ने आपका जो एक इंटरव्यू किया है हमारी किताब के लिए, उसमें आपने कहा है कि आप जब जैसे कृष्णा टॉकीज़ से जो थिएटर आपके घर के सामने था, उससे जब आप अपने घर के सामने वाली सड़क पे जैसे आ जाते थे वैसे ही आप फैंटेसी की दुनिया से यथार्थ में आ जाते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? कल्पना को भी मैं यथार्थ मानता हूँ। अगर मैं कोई बात, किसी चीज़ का या किसी बात का मैं उसकी कल्पना करता हूँ तो ये मेरा यथार्थ है। दरअसल सबसे पहले शुरुआत की ज़िंदगी का अनुभव जो होता है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि बच्चे का जन्म जब होता है तो उसके पास में शून्य यथार्थ होता है। तो जो पहले देखना शुरू करता है दरअसल ये उसकी फैंटेसी ही होती है। और मेरा ख्याल है कि उस जो पहले जीवन की शुरुआत तो फैंटेसी से होती है, यथार्थ तो बहुत बाद में आता है। देखिए कि जिस तरह का और जैसा यथार्थ समय का होता है, दरअसल वो जानलेवा यथार्थ है। यथार्थ से बचने का एकमात्र तरीका फैंटेसी ही है। और आप अपने बहुत करीब के पास में ज़िंदगी के दुख में डूबे हुए, बहुत परेशानी में कि जीना मुहाल हो रहा हो, ऐसी स्थिति में जब अपने किसी बहुत घनिष्ठ, बहुत समीप जो आपको प्रेम देता हो, अगर आप उसके पास में जाते हैं तो सबसे पहला वाक्य वो यही कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब ठीक हो जाएगा, ये सबसे बड़ी फैंटेसी है। सब ठीक तो कभी नहीं होता, लेकिन इसके एक अत्यंत दारुण यथार्थ के सामने ये सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है कि बहुत आनंददायी है।
As a translator, how do you approach the magic realism, the alternate action that's happening in the novel? I'd like to sidestep the term magic realism because it makes the real or the material primary and magic an elaboration. And what I hear Shukla ji saying and what I find in the novel is the simultaneous parallel authority of the sensed and the imagined, and one of the miracles of his style is how we slip from one into the other without warning. So it's not magic, it is primary naturalness, and that's the phrase I would use. How do you approach it in translation? As in life. The possibility of what's not materially present but vividly present in the interior, it's in his style, in the simplicity of it, in the unadornment of it. The difficulty in translation is how to find that radical simplicity, and I think I've been improving with each novel that I've translated. But it's just a joy to work near this kind of music. शुक्ला जी, मुक्तिबोध जी के साथ आपने बहुत समय गुजारा, उनका सानिध्य कैसा रहा, क्या असर रहा उनका आपके लेखन पर, आपकी विचारधारा पर? जब मैं मुक्तिबोध जी से मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े कुम्हार के सामने एक मिट्टी के लोंदे की तरह मुझे किसी ने उठाकर रख दिया। तो मुक्तिबोध जी के साथ में मिलना, उनके साथ में होना, दरअसल एक मिट्टी के लोंदे का, मिट्टी के एक रचनात्मक पात्र के रूप में, रचनात्मक मतलब इस दृष्टि से कि जो दुनिया के कुछ नज़दीक हो, इस तरह की रचनात्मकता के साथ में जैसे मैंने ख़ुद को बनाना शुरू किया, मुझे खुद को बनाने का जो है मुझ में जो है एक ऐसा मन जैसा मुझे मिला। रेणु आपके बहुत प्रिय लेखक हैं, क्या आपको लगता है कि जैसे वो बिहार को अपने साहित्य की पृष्ठभूमि बना के लिखते हैं, आपने भी वही किया है छत्तीसगढ़ के साथ? जिस तरह का लेखन उन्होंने किया, मुझको लगता है कि आदमी के पास समीप पहुंचने का ये कितना अच्छा तरीका है, लोगों से बात करने का ये लिखना कितना अच्छा तरीका है। तो मैं भी अपने लिखने के साथ में मैं लोगों से बात करने लगा। दूसरों को पढ़ने में ये असर तो ज़रूर होता है, और रेणु के पढ़ने के बाद में भी ये असर तो मुझ में हुआ ही है। शुक्ला जी, डॉक्टर सती खन्ना ने आप पर एक छोटी सी फिल्म बनाई है, लिटरेरी पोस्टकार्ड। मैं हाल ही में उसको देख रही थी और उसमें एक जगह आपने जिक्र किया है कि गांव लौटने की जगह होती है। कैसे? देखिए, हर वो चीज़ बीती हुई होती है जो बीत जाती है, दरअसल में वो कितनी चली जाती है, ये जानने की इच्छा में बहुत मन होता है। दरअसल लौटना मेरा ख्याल है कि सोच का एक इतना अच्छा तरीका है कि ये एक अपने होने का मूल्यांकन जैसा है कि अब हम जहाँ हैं, हम कहाँ से चले थे, तो हम थोड़ा सा पीछे मुड़ कर के भी देख लेते हैं कि हम जहाँ तक पहुँचे हैं वैसे हम पहुँचते तो कहीं नहीं हैं, हम तो वहीं होते हैं। लेकिन तब भी जहाँ होते हैं हर बार ये लगता है कि जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। शुक्ला जी, खिलेगा तो देखेंगे पर लौटते हुए, गुरुजी हैं उसमें जो स्कूल मास्टर हैं, पुलिस चौकी में जाके रहते हैं जब स्कूल की छप्पर उड़ जाती है। कौन रहता है किसी पुलिस चौकी में कभी जाकर? ये एक सच्ची घटना है जी। दरअसल मेरे एक बड़े भाई सब इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे। वैसे तो वो पुलिस में कहाँ इंस्पेक्टर थे, लेकिन स्वभाव से वो मास्टर ही थे। तो एक बार उनका ट्रांसफ़र गांव में हो गया, वो बदली में गए, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने एक खाली थाने में, जो कब से खाली पड़ा हुआ था, उस थाने को उन्होंने अपना कुछ दिनों का निवास बनाया।
तो ये चर्चा उनसे होती थी। फिर मैंने ब्रिटिश के ज़माने का थाना, इसलिए कि मेरे एक चाचा वो भी थानेदार थे, तो एक छोटे से गांव में सिहावा जो छत्तीसगढ़ का है, उस थाने को मैंने बहुत बचपने में मैंने देखा। और मैं उन लोहे के दरवाज़ों को जिसमें मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी, मैं इतनी आसानी के साथ में खुलते और बंद होते हुए मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उस दरवाजे को खोल लेता है, मेरे जैसा तब जो मैं था, और उसको बंद कर लेता है। तो उसका असर मुझे हमेशा रहा आया, जिस असर का कुछ हिस्सा जो है इस उपन्यास में आ गया। जब आपकी किताबों का अनुवाद होता रहता है तो आपका सबसे बड़ा डर अनुवादक से क्या है? किस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा भय होता है? दरअसल मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि मेरे वाक्यों का और मेरी भाषा का जिसमें शब्द होते हैं उसका जमावड़ा बहुत दूसरी तरीके से होता है। मैं लोग कहते हैं, जैसा दूसरे जो कहते हैं कि वे भाषा में सोचते हैं, लेकिन मैंने भाषा में लिखते समय कभी नहीं सोचा। मैं हमेशा दृश्य में सोचता हूँ। मुझे दृश्य दिखाई देता है, मैं उस दृश्य को अपनी भाषा से पकड़ने की कोशिश करता हूँ और मैं उस दृश्य को पा जाना चाहता हूँ, जैसा मैंने और जितना मुझे अच्छा लग रहा है उसको किसी तरह। दरअसल ये उसी की बात है। मुझको ये लगता है कि ये आदिम सोच का तरीका है, दृश्य में सोचना। जब भाषा नहीं थी तो ये आदिम सोच का तरीका है कि वो अगर कहीं कोई दृश्य को देखता है, अगर किसी को बतलाना है तो वो उस दृश्य को कैसे बतलाता होगा। अब हमें उस बतलाने को मैंने अपनी भाषा में जाना, तो मुझको यही लगता है कि मैंने अपनी भाषा से जिस दृश्य को मैंने बतलाया है, क्या वही दृश्य उपस्थित कितना होता है और कैसे होता है, ये एक थोड़ी सी। I'd like to ask a question कि आपने बस 5-6 कहानियाँ लिखी और अद्भुत कहानियाँ, और इच्छा होती है कि 500 ऐसी कहानियाँ होती, जैसे आपकी बोझ कहानी है या महाविद्यालय कहानी है या आदमी की औरत कहानी है, तो क्यों नहीं यानी सिर्फ 7 कहानियाँ क्यों बची, बाकी कहानियाँ कहाँ हैं? एक तो ये कारण है कि लिख लेने के बाद एक बारगी उस लिखे हुए को स्थगित करके कोई दूसरी शुरुआत जैसा, ये थोड़ा सा कठिन होता है। मुझको उपन्यास लिखने में मुझे ऐसा लगा कि एक लिखा जाना अब मेरे साथ में कुछ समय तक के लिए जुड़ गया है और मैं उसको जारी रखूं। दूसरे लिखने को पहले को स्थगित करने के बाद ये मुझे थोड़ा कठिन लगता है, ये कि फिर से शुरुआत कैसे होगी। मैं ये मान करके चलता हूँ कि एक ज़िंदगी में आदमी एक ही चीज़ को लिखता है, और ये कहानियाँ जो मैंने लिखी, ये जो उपन्यास अलग अलग मैंने जो लिखे और जो कविताएं मैंने लिखी, दरअसल में एक ही लगातार लिखा हुआ है, ये कोई एक दूसरे से उस तरह से अलग नहीं है। Dr. Khanna, I would like to know how you react to the female characters in Once It Flowers. I mean, women like Derahin and Guruji's wife are extraordinary women. What do you have to say to that? And how would my views as a street person influence the music of the text? I should tell you a little moment in my acquaintance with Vinodji. Many years ago, he said, "Have you read Renu's Punchlight?" As it happened, I hadn't. So, in the standard distracted way, I said, "What's it about?" And his look said, "Of poetry, you ask what it's about?" आजकल क्या लिख रहे हैं शुक्ला जी आप? अभी मैं बच्चों के लिए एक उपन्यास लिख रहा हूँ। दरअसल ये कहानियों का उपन्यास है, छोटी छोटी कहानियाँ औपन्यासिक तरीके से गुथी हुई हैं। और अब चूँकि मैंने बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया है और उनको लिखना मुझे अच्छा लगता है, तो अब लगता है कि बच्चों का लिखना भी मुझसे स्थगित नहीं होगा। और एक उपन्यास मैं और लिख रहा हूँ जो दाम्पत्य के अंतिम दिनों का एक उपन्यास है, जिसमें बची हुई ज़िंदगी को नए तरीके से जीने की वो कोशिश करते हैं।
और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस बची हुई ज़िंदगी में जो बचा हुआ समय है उसको वो परलोक का बचा हुआ समय मान लेते हैं जो उनको अभी मिल गया है। Dr. Khanna, what are the other texts that you're working on? I mean, of course, I honor the profession of the translator, and I understand the use of the word work for translation, since responsibility is involved and accuracy and fidelity. But I respond to what I'm drawn to, and there is a range of voices. As you know, I'm interested in Raj Kamal Chaudhary's work for the scrappiness of his prose and for his contempt for bourgeois life. Life is full of possibilities. You meet people with different accents and natures, and I'm happy to encounter them. Well, thank you for the wonderful conversation. It was really nice talking to you both. Thank you, Dr. Khanna, for coming all the way from America to be with us. विनोद कुमार शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ये कीमती वक्त गुजारा। धन्यवाद। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनावली बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी है। मुक्तिबोध ने गद्य भी बहुत लिखा है, कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, ख़ास तरह की आलोचनाएं उन्होंने लिखी हैं, एक लघु उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। तो इसके अलावा लेकिन मुख्य रूप से मुक्तिबोध कवि के रूप में ही जाने जाते हैं, और उनकी कविताओं में से ख़ास तौर से सबसे लंबी और प्रसिद्ध कविता उनकी अंधेरे में है। कविता के नए प्रतिमान में अंधेरे में शीर्षक कविता पर लंबी चर्चा मैं कर चुका हूँ। अंधेरे में कविता उनके निजी जीवन से भी जुड़ी हुई है। आमतौर से वो रात को घूमने निकलते थे और उस घूमते हुए रात में शहर कैसा होता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, उनके बहाने उन्होंने अपने युग और समाज के बारे में टिप्पणी करने की पहल की है। उस लंबी पूरी कविता के बारे में अपनी पहले के कही हुई बात मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उस कविता का एक अंश जो सबसे तेजस्वी है वो है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही ये मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, जहाँ कहीं देखने को मिलेंगी बाहें, जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। ये अरुण कमल जो प्रतीक है, लाल झंडा नहीं कहा उन्होंने, अरुण कमल कहा है उन्होंने, जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता है अरुण कमल एक। इसी में मुक्तिबोध ने यह भी अपनी कविता की प्रकृति के बारे में भी कहा है, विनम्रतापूर्वक, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता। ये एक भविष्यवाणी करते हुए सबसे बड़ी टिप्पणी की है। मुक्तिबोध ने अपनी एक कविता में लिखा है, मालवा से उनको बहुत प्रेम था, उज्जैन से ख़ास तौर से कुछ दिन रहे भी, जाता तो नागपुर में रहे अंत में, लेकिन उज्जैन में भी, कहाँ जाऊँ कि दिल्ली या उज्जैन एक जगह शब्द आता है। तो मालवा पर कविता उनकी लिखी, बड़ी अच्छी कविताएं मालवा के बारे में लिखी है। मालवा तो कालिदास को बहुत प्रिय था, अनेक कवि मालवा के हुए हैं। मालवा एक अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो कविता है उनकी, मालव निर्झर की झरझर कंचन रेखा बन, मालव निर्झर की झरझर कंचन रेखा बन,
जब युग उतरा साहस की रश्मि पताका बन, तब मैंने अपने को देखा या नीले सपने में देखा। उदयाचल की पर्वत रेखा द्युति की चेतोमय दृढ़ संवेदनमय सिद्धांतों सी अपने मनोज्ञ कर्पूर ज्योति से रंग वाले शिखरों पर वो लाल लाल सूरज थामे, उन शिखरों पर वो लाल लाल सूरज थामे थी खड़ी भव्य रक्ताप्लावित गंभीर कि मन की एक लगन। ये रक्ताप्लावित मन की जो लगन है वो गंभीर खड़ी भव्य दिखाई पड़ती है। ये है मुक्तिबोध का व्यक्तित्व जो मालव निर्झर के माध्यम से कहने की कोशिश की है।